हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे बड़ी खबर में पाकिस्तान के हाथ से हमेशा के लिए चला गया कश्मीर। बताएंगे दोस्तों चुनाव नतीजों को देखकर कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने पाकिस्तान को दे दी बड़ी चेतावनी, शहबाज शरीफ को दे दिया है वार्निंग्स। तो वहीं बताएंगे पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया कश्मीर में क्यों हारी है मोदी सरकार। हरियाणा के नतीजों पर भी दिया बयान। तो वहीं बताएंगे सिर्फ 77 लाख की आबादी वाले लाओस की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, जहाँ पर चीन म्यांमार से घिरा हुआ ये देश भारत के लिए क्यों है अहम। दोस्तों वहीं बताएंगे एनसी को मिला चौका उम्र, चुने गए विधायक दल के नेता, कह दिया कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों जिसके बाद मच गया कांग्रेस के महकमे में हड़कंप। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और निरंतर भारत का विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद के साथ साथ भारत ने जिस प्रकार से एक अनमोल रतन खोया है, रतन टाटा जी को लेकर दोस्तों उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के हाथ से हमेशा के लिए चला गया कश्मीर। चुनाव नतीजों को देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दे दी है ये चेतावनी। दरअसल पाकिस्तान के शीर्ष अर्थशास्त्री और संघीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके सैयद शब्बर जैदी का कहना है कि कश्मीर अब उनके देश से बहुत दूर हो गया है। पाकिस्तान चाहकर भी कश्मीर को हासिल नहीं कर पाएगा। शब्बर जैदी ने कश्मीर में हुए विधानसभा के चुनाव और इसके नतीजों पर यह टिप्पणी की है। जैदी का मानना है कि भले ही कश्मीर के लोगों ने नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा को वोट नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है जिसे शेख अब्दुल्ला ने बनाया था। शब्बर जैदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने कश्मीर हमेशा के लिए खो दिया है। कश्मीर चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि कश्मीरियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन ये भी देखिए कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला की बनाई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमकर समर्थन दिया है। मेरे विचार से उन्होंने हिंदुत्व और पाकिस्तान के साथ विलय दोनों को अस्वीकार कर दिया है, अनएक्सेप्ट किया है। हमने पाकिस्तान में अपने प्रदर्शन से कश्मीरियों को निराश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कश्मीर में चुनाव पर न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर की निगाहें थी। इसकी वजह ये थी कि जम्मू कश्मीर में यह चुनाव 10 साल के बाद हुआ है। कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म किए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरह चुनाव जोश के साथ हिस्सा लिया, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिया और सरकार को परेशान किया है। यानी कि दोस्तों इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट का क्लियर कहना है कि बेशक कश्मीरियों ने बीजेपी को वोट ना दिया हो, लेकिन जिसको वोट दिया है, जो जीता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान अब कश्मीर से कोसों दूर हो चुका है। चाहकर भी कश्मीर के लिए लड़ नहीं पाएगा। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी, लेकिन वहीं आपको बता दें पाकिस्तान के जाने माने एक्सपर्ट कमर चीमा ने बड़ा बयान दिया, बताया है कि कश्मीर में क्यों मोदी गवर्नमेंट हारा है। बता दें कमर चीमा ने अपने एक वीडियो में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजों पर विचार साझा किया, जिसमें उन्होंने दोनों क्षेत्रों की राजनीति के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को कश्मीरियों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस गुस्से की बड़ी वजह 2019 में मोदी सरकार द्वारा कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना और बाहरी लोगों को बसाने की कोशिश को बताया। उनके अनुसार कश्मीर में जिस तरह वोट डाले गए और नतीजे आए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि कश्मीर के लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। कमर चीमा ने आगे कहा है कि मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलाव कश्मीरियों को पसंद नहीं आए, जिससे भाजपा के प्रति असंतोष बढ़ा है। हालांकि जम्मू क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहाँ पार्टी ने अच्छी सीटें जीती। इससे ये स्पष्ट होता है कि जम्मू के लोगों के बीच भाजपा की अपील अब भी प्रभावी है, जबकि कश्मीर में पार्टी के खिलाफ नाराजगी का माहौल देखा गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को नकार दिया और अपनी ओर से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वे अब पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। चीमा ने यह भी माना कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि कश्मीरी अब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। जी हाँ, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इससे क्लियर होता है कि नरेंद्र मोदी की अपील अभी भी भारत में काफी इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में जाट समुदाय भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन अन्य जातियों ने भाजपा का पूरा समर्थन किया, जिससे भाजपा को एक और जीत हासिल करने में सफलता मिली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल को मात देते हुए सरकार बनाई है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों आपसे हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको क्या लगता है, क्यों जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चूक गई, जबकि 370 और 35A को हटा करके कश्मीरियों के सर पर से बड़ा बोझ, बहुत बड़ा एक पिंजड़ा सा हटा दिया। उसके बावजूद भी कश्मीरियों ने क्यों बीजेपी को एक बेहतरीन तरीके से वोट देकर नहीं नवाजा। कहाँ कसर रह गई दोस्तों, कहाँ चूक हो गई। बीजेपी से कहना मत भूलेगा, बताना मत भूलेगा। देखते हैं आपकी इस पर क्या निजी राय है। तो वही नेक्स्ट खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस पहुंचे। आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार को लाओस के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। यहाँ वे आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इन समूहों के देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ प्रोफाउंड बनाना है। लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य यानी लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेग्जे
सिफना डोन के निमंत्रण पर मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज वियंतियाने पहुंचे हैं। लाओस दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। इस दौरान मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, सबा ईद लाओस प्रधानमंत्री मोदी वियंतियान लाओपीडिया पहुंच गए। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। लाओस के गृह मंत्री विलाय वोंग वोडखम ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वियंतानी के होटल डबल ट्री में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए हिंदी में अभिवादन किया गया। यहाँ भारतीय प्रवासी और लाओस समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आयोजित आशीर्वाद समारोह में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दोस्तों आपको बता दें, लाओस की यात्रा भारत के लिए क्यों है जरूरी। दरअसल लाओस की कुल आबादी 77 लाख के करीब है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक देश है। रणनीतिक रूप से यह इसीलिए अहम है क्योंकि लाओस की सीमा उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की रणनीतिक महत्वता बढ़ जाती है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाओस हमेशा से व्यापारिक नजरिए से भी अहम रहा है। यही कारण है कि इस पर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा जमाया। 1953 में जब लाओस को आजादी मिली तो चीन ने भी लाओस में अपने प्रभाव को आजमाना शुरू कर दिया। जी ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के मिशन को सफल बनाने के लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, सबसे अहम बात दोस्तों यह है कि जहां पर एक भी हिंदू नहीं है जिस देश में, उस देश में पीएम मोदी ने जाकर के राम लीला देखी है। दोस्तों राम लक्ष्मण के साथ खिंचवाई है फोटो, जो कि एक भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। लाओस एक बौद्ध बहुसंख्यक देश है। वहाँ की हिंदू आबादी को लेकर कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है कि वहाँ पर कितने हिंदू समुदाय के लोग हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि लाओस में रामलीला का आयोजन दोनों देशों के बीच पौराणिक सभ्यता और सदियों पुरानी विरासत के कनेक्शन को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला चुने गए विधायक दल के नेता तो कहने लगे कांग्रेस की भी आवश्यकता नहीं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत के बाद आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुवार को पार्टी ने सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया है। पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से दल का नेता चुना गया। उन्होंने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ने के लिए शुक्रवार को चुनाव पूर्व गठबंधन के साझेदारों की बैठक होगी। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपना नेता चुनने के लिए पार्टी के मुख्यालय नवाए सुबह में बैठक की। विधायक दल का नेता ही संभवतः मुख्यमंत्री होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल में संपन्न चुनाव में 42 जबकि उसके गठबंधन साझेदारों कांग्रेस ने 6 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती है। इस तरह 95 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। विधायकों की बैठक पार्टी के अध्यक्ष और उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई थी। जी हाँ, यानी कि विधायकों ने नेता चुना, अब दावा पेश करेंगे और 13 या 14 अक्टूबर को शपथ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, रतन टाटा के निधन पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जताया दुख, बताया उद्योग का सच्चा दिग्गज। जी हाँ, दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। रतन टाटा 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई में एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शोक व्यक्त किया है। केपी शर्मा ओली ने ट्वीट करके कहा कि उद्योग के सच्चे दिग्गज रतन टाटा के निधन से गहरा दुख हुआ। व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्यों में उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जो केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में फैला है। उनकी विरासत और सकारात्मक प्रभाव समाज में हमेशा याद किया जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई तक ने उनको याद करते हुए कहा, एक्स पर लिखा कि रतन टाटा के साथ गूगल में मेरी आखिरी मुलाकात में हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की और उनका दृष्टिकोण प्रेरणादायक था। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं और उन्होंने भारत में आधुनिक व्यावसायिक नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं दोस्तों महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास, रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग। जी हाँ, मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट में इस संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि उद्योगपति रतन टाटा का नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाए। केंद्र सरकार अब महाराष्ट्र कैबिनेट के इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद भारत रत्न पुरस्कार के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार अब केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब तक प्रस्ताव का जवाब आता है दोस्तों, हम आप लोगों से राय लेना चाहेंगे, क्या रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए
बताना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आशा करते हैं कि हर एक कोई हाँ ही कहेंगे और साथ में दोस्तों रीजन भी बताइएगा। आप रतन टाटा जी को सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे जानते हैं बताना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने भी रतन टाटा जी को लेकर कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का साहस रखते थे रतन टाटा जी। हाँ, मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा हमेशा सत्ता में बैठे लोगों के सामने सच बोलने का साहस रखते थे। मनमोहन सिंह ने टाटा समूह के वर्तमान प्रमुख एन चंद्रशेखरन को एक पत्र लिखकर अपनी संवेदना प्रकट की। पत्र में उन्होंने रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का दिग्गज बताते हुए कहा कि उनका निधन एक गहरा दुख है। साथ ही साथ आपको बता दें, आखिर पाकिस्तानी इमाम ने ऐसा क्या किया कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सुनाया फरमान, कहा बोरिया बिस्तर बांधकर अपने मुल्क लौट जाओ इमाम। जी हाँ, इटली ने 54 वर्षीय पाकिस्तानी इमाम जुल्फिकार खान को कट्टरपंथी पश्चिम यहूदी समलैंगिकता विरोधी बयानों के चलते देश से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। जुल्फिकार खान ने 1995 से इटली में रहना शुरू किया था, लेकिन 2023 से उसकी विचारधारा और गतिविधियां कट्टरपंथ की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने हमास की खुलकर तारीफ की और पश्चिम देशों के खिलाफ नफरत भरे वीडियो पोस्ट किए। इटली ने उसे संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में देखा और उनका परमिट रद्द कर दिया। इटली में जॉर्जिया मेलोनी नीत सरकार ने बीते 8 अक्टूबर 2024 को जुल्फिकार खान से संबंधित उस कागजात पर साइन कर दिया जिसके बाद उन्हें देश से निकालने में आसानी होगी। जुल्फिकार खान लगातार ऐसे बयान दे रहा था जो इटली सरकार के नियमों के खिलाफ था। उसके भाषण में महिला विरोधी भावनाएं भी झलकती थी। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब जुल्फिकार इटली के खिलाफ ही भला बुरा कहने लगा। वैसे में जॉर्जिया मेलोनी ने इस इमाम को क्लियर कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तर उठा, बांध और अपने मुल्क वापस लौट जा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिए। अगर आप भी मानते हैं कि जो देश द्रोही की हरकत करे, देश के खिलाफ बयानबाजी करे, दोस्तों सरकार के खिलाफ अलग बात है, पार्टी के खिलाफ विरोध करना अलग बात है। हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट करते हो सरकार से वो मीट ना हो पा रही हो तो आप उसका विरोध कर रहे हो, लेकिन देश के खिलाफ बयानबाजी करना यह दर्शाता है कि आप उस देश के लायक ही नहीं हो, उस देश में रहकर उसी देश की बुराई कर रहे हो, यानी आप देशद्रोही हो। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, ताइवान ने चीन को दिखाया ठेंगा, धमकियों के बीच मनाया अपना राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, ताइवान ने चीन से मिलने वाली धमकियों के बीच बृहस्पतिवार को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। चीन स्वशासित द्वीपीय गणराज्य को अपना क्षेत्र बताकर उस पर दावा करता रहा है। ये उत्सव चीन गणराज्य की स्थापना का प्रतीक है जिसने 1911 में छिंग राजवंश को उखाड़ फेंका था। 1949 में गृह युद्ध के बाद माओ त्से तुंग के कम्युनिस्टों ने मुख्य भूमि पर कब्जा जमा लिया था। 1980 और 1990 के दशक में पूर्ण लोकतंत्र को अपनाने तक ताइवान में मार्शल लॉ लागू था, लेकिन वहां चीन से लाया गया मूल संविधान और चीनी गणराज्य का ध्वज भी कायम था। राष्ट्रपति लाई चिंगते ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के 8 साल के शासन को जारी रखते हुए मई में पदभार संभाला। ये पार्टी ताइवान को चीन का हिस्सा मानने से इनकार करती रही है। दोस्तों, वही बता दें, एक देश की धमकी पर प्रधानमंत्री मोदी का ये था ट्रंप को जवाब। अमेरिकी नेता ने फिर कर दी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा इंसान बताया, उनको एक पिता की तरह बताया। ट्रंप फ्लैंगरैंड पॉडकास्ट पर वैश्विक नेताओं पर अपनी राय रखते रहे। जब एंकर ने उनसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा वो दोस्त हैं और सबसे अच्छे इंसान भी हैं। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बाहर से ऐसे लगते हैं जैसे वो तुम्हारे पिता है, लेकिन वो वास्तव में अच्छे इंसान हैं। मोदी के शासनकाल पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत उनके कार्यकाल से पहले बहुत स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर था। जब से मोदी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली, भारत ने कई स्टेबल फैसले लिए। प्रधानमंत्री के साथ एक निजी बातचीत का खुलासा करते हुए ट्रंप ने बताया कि एक बार एक देश ने भारत को धमकी दी थी, तब उन्होंने मोदी से कहा था कि वो इस मामले को देखेंगे, लेकिन मोदी ने मना करते हुए कहा मैं इसे संभाल लूंगा और जो कुछ भी जरूरी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूंगा। यानी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है। दोस्तों, वाकई में ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक दोस्तों बड़बोले हैं, वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन दिल के वाकई में साफ है। बाइडन की तरह डबल फेस फॉलो करने वाले इंसान नहीं है। ऐसे में दोस्तों, बाइडन ट्रंप में किसको आप सबसे बेहतर मानते हैं बताना मत भूलिएगा। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में किसको आप अगला राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं, अमेरिका का बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत की तारीफ कर दी लेकिन पाकिस्तानी एयरलाइन की जो बेइज्जती की दोस्तों, आलोचना की, उसके बाद भगोड़े जाकिर नाइक को माफी मांगनी पड़ गई है। जी हाँ, विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को पाकिस्तान में मंच से माफी मांगनी पड़ी है। जाकिर नाइक ने हाल ही में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान एयरलाइन का मजाक उड़ाया और भारत की तारीफ कर दी थी। ये पाकिस्तानियों को नागवार गुजरा। सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीआईए पर अपनी टिप्पणियों के लिए पाकिस्तानी जनता से माफी मांग ली। जाकिर ने कहा कि उनसे अनजाने में यह कमेंट हुआ और इसका मकसद किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं था। जाकिर नाइक ने सिंध के गवर्नर कामरान टेसौरी की ओर से शिकायत किए जाने के बाद माफी मांगी है। जाकिर नाइक ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया के बाद कामरान टेसौरी ने उनसे बात की है। सोशल मीडिया पर तनाव है और मैं
कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोगों को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, जाकिर नाइक के बयान पर पाकिस्तानी लड़कियों में वाकई में उबाल देखने को मिली है। किसी ने कहा कि क्या अपनी बहन बेटियों को भी ये बाजारू कहते हैं। दोस्तों जब से पाकिस्तान गया है जाकिर नाइक, भगोड़ा जाकिर नाइक विवादित बयानों को लेकर घिरता नजर आ रहा है। जाकिर नाइक के अलग अलग शहरों में दिए जा रहे अलग अलग बयान उसकी आलोचना की वजह बन गई है। खास तौर से महिलाओं पर जाकिर नाइक के बयान पाकिस्तान की औरतों को भड़का रहा है। जाकिर का एक और बयान अब पाकिस्तान में विवाद की वजह बन गया है, जिसमें उन्होंने गैर शादीशुदा लड़कियों को बाजारू कह दिया। जाकिर नाइक से एक कार्यक्रम में 10वीं क्लास की बच्ची ने पूछा था कि इस्लाम मर्दों को 4 शादी की इजाजत क्यों देता है। इस पर जाकिर नाइक ने कहा कि ये महिलाओं की हिफाजत के लिए है, क्योंकि खुमारी लड़कियों को लोग गलत निगाह से देखते हैं। भगोड़े जाकिर ने कहा कि बिना मर्द के बाहर घूमने वाली औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी या बाजारू औरत की तरह देखा जाता है। अब जाकिर नाइक के इस बयान पर यूट्यूबर निमरा अहमद ने पाकिस्तान के आम लोगों से बात की, जहाँ पर पाकिस्तानी लड़कियां कहती नजर आ रही है, अपना गुस्सा निकालती नजर आ रही है। एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम निमरा है, उसने कहा कि जाकिर नाइक ने 10वीं क्लास की बच्ची के सवाल पर जिस तरह का जवाब दिया है वो दिखाता है कि उनको चीजों की समझ नहीं है। वो ये नहीं जानते कि 10वीं के बच्चे से किस तरह की बात की जाए और उनको कैसे समझाया जाए। उनको कम से कम अपने घर की लड़कियां, अपनी बेटी बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो किसी और के घर की लड़की को क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियों ने यहाँ तक कह दिया है कि जाकिर अमन के नाम पर नफरत फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जाकिर नाइक के बयानों को लेकर आपकी क्या निजी राय होने वाली है बताना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता देते थे कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए, अगर अभी तक आपने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि नहीं दिया तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि जा सके आपके थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।